दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैं आज तक न्यूज़ चैनल में खबरें करता था तो कुछ खबरें नरेंद्र मोदी पढ़ते थे, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुझे लगता है कि आजकल फिर वो एक आध खबर मेरी पढ़ने लगे। कल मैंने एक खबर लिखी थी चुनाव आयोग की खामोशी को लेकर कि क्या चुनाव आयोग के सारे अंपायर बादशाह की जेब में। और आज उसी पर पहली प्रतिक्रिया मैंने मोदी जी की सुनी। उन्होंने कासगंज की रैली में कहा कि जो खिलाड़ी निराशा में आउट नहीं कर पाते वो अंपायर को दोष देते हैं, अंपायर पर उंगली उठाई जाती है। इशारा चुनाव आयोग की तरफ था। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। खैर, ये तो रही उनकी चुनावी अंपायरों पर सफाई देने का हक है प्रधानमंत्री को। लेकिन दोस्तों, जो गंभीर मामला है वो ये है कि पहले राउंड के मतदान पर, जो कल उत्तर प्रदेश में पश्चिम में पहले राउंड की पोलिंग हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। अब दोस्तों, जमीनी सच ये है कि चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले राउंड में गठबंधन ने, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। खासकर जाटलैंड में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में मुसलमान एक मुश्त सपा आरएलडी को गया है, दलित बटा नहीं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परचम लहरा रहा है। आज एक एक करके तथ्यों के साथ, हर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ प्रधानमंत्री के इस झूठ की मैं पोल खोलने जा रहा हूं। बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। अब दोस्तों, इस परचम का प्रभारी, भाजपा के परचम का प्रभारी पश्चिम में मोदी ने अमित शाह को ही बनाया था। उनके खास अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। ये बात उन्होंने खुद ऐलान की थी। लेकिन हकीकत यह है कि अमित शाह खुद ही पश्चिम से पलायन कर गए। दोस्तों, 23 जनवरी को जब अमित शाह ने अपना प्रचार जोर शोर से शुरू किया और वो पर्चे लेकर कैराना की गलियों में घुसे, शामली पहुंचे, मेरठ गए, 4-5 दिन में उनको एहसास हो गया कि भाजपा पश्चिम में कितने पानी में है। और शायद उनको यह आभास हो चुका था कि पश्चिम में किसका परचम फहरने वाला है। और इसीलिए अगर आप देखें, तथ्यों के साथ देखें कि जिस वक्त अमित शाह को गली गली पश्चिम में मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के वहां पर टिकना था, तभी उन्होंने खूंटा उखाड़ लिया। जी हां, 23 से 29 तारीख तक तो वो रहे, लेकिन उसके बाद कभी वो गोवा, कभी उत्तराखंड, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, या कभी सेकंड फेज में। आप खुद देखिए, 30 तारीख को गोवा में हैं, 1 फरवरी को खैर दिल्ली में बजट था, उसके बाद वो बदायूं चले गए जो सेकंड फेज में है, कुछ पल के लिए गाजियाबाद रहे, 4 फरवरी को गोरखपुर, 5 को दिल्ली, 6 को अमरोहा सेकंड फेज में, और उसके बाद 8 तारीख को वो लखनऊ दिखते हैं और फिर गोवा। अमित शाह का ये जो पलायन है, अमित शाह का ये जो बैकफुट पर आना है, ये बहुत कुछ कहता है।
लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी। अब दोस्तों, अमित शाह एक गलती और कर गए। दरअसल जब उन्होंने पश्चिम में देखा कि बीजेपी एक बेहद कमजोर विकेट पर है, तो उन्होंने और योगी जी ने एक बार फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करी। कैराना में, शामली में, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों और जाटों के बीच एक दरार डालने की कोशिश, और इस मकसद में योगी जी बहुत कुछ बोल गए। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। अब योगी जी ने जानबूझकर या यूं कहें तैश में आकर ये जो गर्मी निकालने वाली बात पश्चिम में बोली थी, दरअसल उनका जो टारगेट था वो मुस्लिम थे, दबंग मुस्लिम थे, और ये जो गर्मी निकालनी थी ये मुसलमानों की गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन जयंत चौधरी, जी हाँ, चौधरी चरण सिंह के पोते, राजनीति में दक्ष जयंत चौधरी ने उसी गेंद पर, योगी की उसी लूज बॉल पर छक्का मार दिया, और उन्होंने मुसलमानों की जगह वो जो तीर था अपनी छाती में ले लिया। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा, इन्हीं को ठंड लग गई। अब दोस्तों, बात तो योगी जी ने कही थी मुस्लिम के लिए, लेकिन जैन की गुगली ऐसी थी कि जैन साहब ने कहा कि ये बात तो योगी जी जाटों के लिए कह रहे हैं, जाटों की गर्मी निकालना चाह रहे हैं। और जाट यूं तो जल्दी मुतमईन नहीं होता, लेकिन जब मुतमईन होता है तो फिर आग बबूला हो जाता है। और जाटों को लगा कि कहीं ना कहीं स्वाभिमान को छेड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये अलग मुद्दे लेकर आते हैं, ये गर्मी सर्दी की बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम जिंदा की बात करेंगे, वो चलेगा नहीं, ना जनता उस पर ट्रायल करना चाहती है। अब दोस्तों, जयंत चौधरी कूद गए, अखिलेश यादव कूद गए, नरेश टिकैत, खाप के चौधरी वो भी आ गए, राकेश टिकैत, किसान आंदोलन के नायक, उन्होंने जब कहना शुरू किया कि साहब जाटों का अपमान किया जा रहा है, जाटों की गर्मी निकालने की बात कही जा रही है, योगी चुनौती दे रहे हैं, भाजपा चुनौती दे रहे हैं जाटलैंड में जाटों को, इसका असर यह हुआ कि गांव तो गांव, शहर में भी जाट जिनका झुकाव बीजेपी की तरफ था, वो जाट शहर से धीरे धीरे भाजपा का पाला छोड़कर गठबंधन पर सवार होने लगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती योगी से हो गई। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो 2014 की भाजपा की प्रचंड जीत में, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की आप कह सकते हैं प्रयास में, जाटों का पश्चिम में बहुत बड़ा योगदान रहा। 77%, 2014 में 77% जाट मोदी के साथ गए। और जब मोदी की 2019 की लोकसभा में गिनती और बढ़ी, तब जाट 91%, 91% जाट बीजेपी के साथ गया। और यही जाट आज बीजेपी की गाड़ी से उतरकर गठबंधन पे आ गया है। अब योगी और शाह ने जब देखा कि ध्रुवीकरण में वो नाकाम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकफुट पर आए। लेकिन चाणक्य को एक तरकीब और सूझी, और उनको लगा कि अगर मायावती को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और ये मुस्लिम वोट स्प्लिट करा दें हाथी में और साइकिल में, यानी सपा और बसपा के बीच अगर मुसलमान स्प्लिट हो जाए तो कुछ बात बन सकती है, बीजेपी को कुछ राहत मिल सकती है। और इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, जिस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन, उसमें चाणक्य के जो गेम प्लान है उसकी भनक आपको मिलती है कि किस तरह बीजेपी डील कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से पश्चिम में उतारे जाएं और फिर वो मुसलमान वोट स्प्लिट करें गठबंधन का। और ऐसा हुआ भी, कई मुस्लिम्स को टिकट मायावती ने मुजफ्फरनगर में, बागपत में, हर जगह दी है पश्चिम में। और यहां एक गलती फिर हुई,
भाजपा वालों ने चाणक्य के कहने पर मायावती के कई पुराने वीडियो निकलवाए जिसमें वो सपा के लिए बहुत कुछ कह रही हैं, आपत्तिजनक बातें कर रही हैं, और वो वीडियो वायरल कराए गए। लेकिन मुसलमान जाग गया था। आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। अब ये तो अमित शाह के गेम प्लान की बात है। चाणक्य की अपनी नीति के बारे में मैं बता रहा था आपको कि क्या क्या कोशिशें करी या साजिशें की जो नाकाम रही। लेकिन हकीकत में गठबंधन क्यों आगे है, बीजेपी का सुपड़ा साफ क्यों हुआ है, इन बातों के अलावा मैं आज चाहता हूं आपको तफसील से बताना, आसानी से बताना कि आपको ये जो सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का, आपको सारी गणित सहजता से समझ में आ जाए। जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो आज आप स्क्रीन पर देखें और मुतमईन हो, आपको भरोसा हो कि वाकई गठबंधन आगे है और क्यों आगे। अब दोस्तों, अगर हम ये फर्स्ट फेज का अगर मैप देखें तो आप देखेंगे कि जो ऊपर के क्षेत्र हैं जिसे आप जाटलैंड कहते हैं, तो ऊपर जाटलैंड है और नीचे ब्रजलैंड या ब्रज एरिया कह सकते हैं, ब्रज का एरिया, ब्रज क्षेत्र है। और ऊपर के ये जो जिले हैं, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, मेरठ है, यहाँ पर दरअसल जो समीकरण थे उस पर भी मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर क्या घटा पहले चरण में। और मुझे लगता है कि 2020 फॉर्मेट में जिस तरह से ये पहला राउंड हुआ, आप यकीन मानिए शुरुआती ओवर में 2020 फॉर्मेट के शुरुआती ओवर में कई गेंदों पे छक्के लगे। सीधी बात कर दूं, अब तो 2020 का खेल है, चुनाव आ गया, अब टेस्ट मैच की टुक टुक नहीं चलेगी, सीधा छक्का मारना है। अब दोस्तों, हर सीट का एनालिसिस करना नामुमकिन है, कम से कम एक वीडियो में। हालांकि अगर समय होता तो मैं हर सीट का एनालिसिस करता और इन डेप्थ माइक्रो लेवल पे जाके आपको एनालिसिस करके बताता, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इसलिए मैं उन सीटों को ले रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान, जी हाँ, जो उन्होंने कहा परचम लहरा रहा है, मैं सबसे मजबूत सीट जहाँ बीजेपी आंख बंद करके जीतने का दावा कर रही थी, मैं उस सीट से शुरू करता हूँ। यूँ तो सीट बहुत हैं, जैसे शामली में थाना भवन है जहाँ से सुरेश राणा गन्ना मंत्री लड़ रहे हैं। कैराना की फाइट टफ बताई जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत यह है कि मृगांका सिंह कैराना में बीजेपी की उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। थाना भवन में भगवान मालिक है, सुरेश राणा साहब का गन्ना मंत्री क्या होगा जो अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे थे। लेकिन एक सीट है और ये सीट है मुजफ्फरनगर सदर की, सिटी की, जहाँ के जातीय समीकरण, जहाँ पर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर है और आंख बंद करके ये सीट बीजेपी की एक खाते में डाली जा रही है। मैं वहीं से एनालिसिस शुरू करता हूं। अब साहब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है बीजेपी के उम्मीदवार, 3 बार के बीजेपी के एमएलए और मौजूदा समय में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल देव अग्रवाल की। अब मंत्री जी मुस्कुराना चाह रहे हैं पर मुस्कुरा नहीं पा रहे, यही उनकी मुश्किल है। अब क्योंकि मुझे इस सीट की एनालिसिस करनी है, इसलिए ये तो बताना होगा कि कपिल देव जी, जी हाँ, जो मंत्री जी हैं योगी के सबसे करीबी, उनके सामने कौन लोग हैं। तो ये हैं सपा आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार सौरभ स्वरूप, एक बड़ी पुरानी आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, पैसे वाली और राजनीतिक परिवार, रसूखदार पैसे वाले राजनीतिक परिवार। कई बार इनके पिताजी ने चुनाव जीता है। बसपा से पुष्पांकर पाल हैं और ये जो पाल साहब हैं
दरअसल ये जो वहाँ पाल वोट है उसमें सेंध लगा रहे हैं। और ये सुबोध शर्मा जी हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और इनका ब्राह्मणों में और वहाँ के जो पंजाबी हैं, सिख हैं, उनमें अच्छी खासी इनकी पैठ है। तो पहले जातीय समीकरण देख लें दोस्तों। और जातीय समीकरण आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर सदर में 1.25 लाख 1,25,000 मुस्लिम मतदाता है। उसके बाद वैश्य कम्युनिटी है, अग्रवाल, गुप्ता इत्यादि इत्यादि 70,000। उसके बाद पाल हैं, जो मैंने कहा कि बसपा के जो पाल थे 28,000। उसके बाद जो पंजाबी हैं, सिख हैं, वो हैं 25,000, जाट हैं 25,000, दलित हैं 22,000। और अगर आप देखें तो ब्राह्मण और त्यागी भी हैं, वो भी 24,000 के आसपास हैं। एक चीज़ और बता दें, पिछली बार कपिल देव को 97,000 वोट मिले थे और स्वरूप साहब जो थे, इनके भाई थे, उनको मिले थे 87,000। सिर्फ 10,000 का हार जीत का अंतर था। अब क्योंकि मुस्लिम एक मुश्त गठबंधन पे चला गया, एक सबसे बड़ा चंक 1,25,000 का, जो स्प्लिट नहीं करा पाया अमित शाह, और उधर वो वैश्य जो 100% बीजेपी में गया था या जाने की उम्मीद थी। सौरभ साहब के अपनी बिरादरी में जो उनका पीआर है, उनका जो जनसंपर्क है, आप मान के चलिए कि 10 से 15% सेंध इसमें लग रही। और उधर जाट, जी हाँ जाट, वो भी एक अच्छी खासी संख्या में है, वो भी गठबंधन पे जा रहा है। और पाल, पूरे पाल समेटना चाहते हैं। हालांकि पाल स्प्लिट हो रहा है, कुछ पाल बीजेपी में जा रहा है और कुछ पाल जो है वो बसपा में जा रहा है, और बाकी की कसर पूरी कर रहे हैं सुबोध शर्मा जी कांग्रेस के, और ये घात लगाए हुए हैं ब्राह्मण त्यागी पर। आप मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वहाँ जीतने जा रही, नहीं, जीत के बिल्कुल करीब नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, लेकिन वो नुकसान कर रही है। कांग्रेस और बसपा नुकसान कर रहे हैं कपिल देव साहब का। और ये सीट जिसको जीता हुआ बताया जा रहा था, आप समीकरण देखिए, स्थितियां देखिए, वोटिंग पैटर्न देखिए, और आरएलडी का जो मुस्लिम जाट कार्ड है वो देखिए, और खुद दोस्तों आप आकलन कर लीजिए कि किस सूरत से कपिल देव को बढ़त है और किस सूरत से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि परचम फहरा रहा है सबसे मजबूत सीट का, जब ये हाल है। पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। अब चाणक्य साहब ने जो रणनीति बनाई थी, जो बिसात बिछाई थी अपनी चाणक्य नीति की, वो तो ये कह रहे थे, वो ये दावा कर रहे थे कि साहब जो बीएसपी है वो वोट काटेगी गठबंधन का, जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सेंध मारी करेगी गठबंधन में। ज़मीनी सच ये है कि बसपा कई सीटों पर, कांग्रेस कई सीटों पर बीजेपी में ही सेंध लगा रही है। अब ये आप बागपत का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये बागपत की सीट है, अहमद हमीद आरएलडी और सपा के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं। योगेश धामा सिटिंग एमएलए बीजेपी से हैं, बसपा से अरुण कसाना हैं, और अनिल त्यागी जो हैं कांग्रेस से। और दोस्तों जो कसाना साहब हैं, गुजर हैं, वो कहीं ना कहीं गुजर की तरफ घात लगाए। हालांकि बहुत कोशिश करी योगेश जो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, कि किसी तरह से गुजर आ जाए, मनाने की कोशिश, हर तरह का प्रलोभन जो दिया जाता है। लेकिन कसाना क्योंकि गुजर हैं और उस बागपत सीट पे गुजर ठीक ठाक संख्या में, इतना आसानी से वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे। और जो छोटी मोटी जो कसर है वो त्यागी साहब पूरी कर रहे हैं कांग्रेस से। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीएसपी ये दोनों किसका नुकसान कर रहे हैं? बीजेपी का। और उधर जाट और मुस्लिम एक तरफ एक मुश्त गठबंधन पर है। अब इस पर यकीन ना हो आपको तो बगल की एक और सीट देख लेते हैं, बड़ौत की देख लेते हैं। और बड़ौत में भी यही हो रहा है। केपी मलिक, उनके कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, और 15 दिन पहले मलिक साहब जो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे थे कि नहीं हम आगे हैं, फाइट नहीं है। हकीकत क्या है? जयवीर तोमर जाट हैं आरएलडी सपा से, गठबंधन से। अंकित शर्मा, यहाँ बसपा ने एक पंडित को डाल दिया, अंकित शर्मा को।
और राहुल कश्यप, ये भी कश्यप वोट भी वहाँ पर हैं, वो कांग्रेस से। तो यहाँ भी बसपा और कांग्रेस बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। और ये स्थिति मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शाह को नागवार गुजर रही है। दोस्तों एक चीज़ और, एक पैटर्न और, कि जो पॉकेट्स बीजेपी की थी, खासकर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, ये जो शहरी क्षेत्र है जो भाजपा का हमेशा परंपरागत गढ़ रहा है, आज से नहीं, मोदी और शाह के दौर से नहीं, अटल जी के टाइम से, यहाँ बीजेपी हमेशा स्ट्रांग रही, वहीं की वोट परसेंटेज कम है। और जो किसान पट्टी है, जहाँ किसान ज़्यादा हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो ये जो घटा है और ये जो बड़ा है, साफ है कि जो बड़ा है कहीं ना कहीं इसका झुकाव आरएलडी का। और लोग कह रहे हैं, मेरी कई रिपोर्टर से बात हुई, अमर उजाला के, दैनिक जागरण के, बाकी जो फ्रीलांसर्स हैं उनसे बात हुई है, आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक, और वो मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो वोटर है, अगर वो वोट देने नहीं गया, अगर वो सपा को वोट नहीं देना चाहता था, तो उसने बीजेपी को भी वोट नहीं दिया। और इसीलिए बीजेपी के पॉकेट्स में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज थोड़ी सी कम है, जो अच्छी खबर नहीं है। अब मैंने कहा था कि ब्रज क्षेत्र की भी बात करूंगा, और ब्रज क्षेत्र में आगरा पुराना गढ़ बीजेपी का पिछली बार 2017 में 9 की 9 सीटें स्वीप कर गई थी बीजेपी। यही हाल अलीगढ़ का था और यही हाल कमोबेश मथुरा का था। सबसे मजबूत गढ़ वो आगरा है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ धीरे धीरे जाट भी कम हो जाते हैं, जाट हैं वहाँ पर कम हो जाते हैं, और वहाँ पर आगरा में जो मुस्लिम हैं वो भी 11% आ जाते हैं। यानी वो मुस्लिम जो 30-35%, 40% तक हैं मुजफ्फरनगर में, मेरठ की तरफ, वो 11% आ जाते हैं। और ये सीट ट्रेडिशनली आप कह सकते हैं आगरा के चारों तरफ ये जो क्षेत्र है, ये हम पर हमेशा बोलबाला भाजपा का रहा है। तो चलिए भाजपा की भी एक मजबूत सीट पे जाते हैं, कमज़ोर सीट पर आकलन नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है परचम फहरा रहा है, और इसलिए मोदी जी की बात का लिटमस टेस्ट करने के लिए आगरा की सबसे मजबूत सीट मैं उठा रहा हूं, और ये सीट है जहां पक्षालिका सिंह, रानी साहिबा, भदावर राज घराने की रानी साहिबा, ट्रेडिशनल सीट इस घराने की रही है। सिटिंग आप कह सकते हैं सिटिंग एमएलए हैं, बहुत मजबूत हैं रानी साहिबा। और इससे पहले मैं रानी साहिबा पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रोफाइल देख लीजिए कि ये जो वोटों का गणित है वो यहाँ पर क्या है। क्षत्रिय जो हैं वो तकरीबन 80,000 हैं और 80,000 ब्राह्मण भी हैं। जितने ठाकुर उतने ही बामन, 80,000। और फिर निषाद हैं 40,000, फिर जाटव हैं 40,000, बाकी अन्य जातियाँ, लेकिन 4 ये मेन जातियाँ हैं। जाटव हैं, निषाद हैं, ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय। जाटव मतलब दलित, 40,000। पिछली बार क्या हुआ था कि मधुसूदन शर्मा जी जो थे वो पिछली बार बीएसपी से लड़े थे, और बीएसपी से ने बड़ी टफ फाइट दी थी। 57,000 वोट मिले थे शर्मा जी को, और रानी साहिबा को मिले थे 80,000 के आसपास, और रानी साहिबा जीत गई थी। और शर्मा जी उससे पहले 2007 में जीते थे। इस बार जय वीरू की जोड़ी ने शर्मा जी को साइकिल पर बैठा दिया। वो गठबंधन से आ गए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी से। फाइट टफ हो गई, और फाइट इसलिए टफ हुई कि रानी साहिबा ने पिछले 5 साल में बिजली, पानी, सड़क, मकान, दुकान कोई काम नहीं किया। विरोध हुआ उनका, और इस विरोध के बीच इतनी मजबूत सीट आगरा की है। आज रानी साहिबा सीधे सीधे वोट स्प्लिट हो रहा है, और 80,000 बामन एक तरफ हैं, 80,000 क्षत्रिय एक तरफ हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, बामन थोड़ा सा नाराज है, और सारा खेल कहीं ना कहीं निषाद कर रहे हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है कि साहब हम आगे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो मेरी वहाँ रिपोर्टर से बात हुई कि रानी साहिबा पहली बार
उनके माथे पर लोगों ने बल देके। दोस्तों, आज निष्कर्ष में मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर मैंने कुछ सैम्पलिंग आपको दी है और उन जगहों की सैम्पलिंग मैंने आपको दिखाई है जहाँ पर बीजेपी सबसे मजबूती से लड़ रही थी, और मैंने वो पैटर्न भी दिखाया आपको। मैंने कुछ गलतियाँ भी बताई हैं शाह की, योगी की। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात तो आपने सुन ली, मेरे आंकड़े आपने सुन लिए, मेरी गणित आपने समझ ली, मेरी एनालिसिस आपने देख ली, जो तथ्य मुझे रखने थे वो आपने देख लिए, सुन लिए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, इस मुल्क के बादशाह को सुन लीजिए। बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। दोस्तों, आपने मेरी बात भी सुनी और प्रधानमंत्री जी की भी सुनी। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, मेरी बात में कुछ सच है, कुछ बुनियादी आधार है उसका, और जो तथ्य हैं, जो तस्वीरें हैं, वो खुद वहाँ की सारी जो तस्वीर है बयां कर रही हैं, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये वीडियो शेयर करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक, नातेदारों तक पहुँचाइए। कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग जाने कि इस मुल्क का बादशाह किस तरह गुमराह करता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।